साहब मुझे गौर से देख रहे थे। थोड़ी देर मुझसे पूछ गुछ की, मेरे लाहौर वाले घर और रिश्तेदारों के बारे में पूछा, तालीमी काबिलियत मालूम की। जब मैंने बताया कि मैं भाई लाहौर की एक कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर बहैसियत मुंशी मुलाजिम रख लिया। तनख्वाह अगरचे बहुत कम थी, लेकिन मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी और वो मुझे मिल गया था। मेरी रिहायशी होटल में ही रही। दिन को भट्ट साहब की दुकान पर काम करता और रात को खान होटल में जाकर सो जाता। शहर में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। अवामी लीग के हामी लंबे चौड़े जलूस निकालते। उनका मुतालबा था कि या हुकूमत असम्बली का इजलास तलब करे। मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो ने इधर हम इधर तुम का नारा लगा दिया था। फरवरी में हालात ज़्यादा ख़राब हो गया। ढाका में बंगाली अक्सरियत वाले इलाकों से पंजाबी और बिहारी मीरपुर और मोहम्मदपुर की बस्तियों में शिफ्ट होने लगे। बंगाली जलूस की शक्ल में मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते मोहम्मदपुर की बस्ती से गुजरते हुए शेख मुजीबुर रहमान की तान मंडी वाली कोठी की तरफ जाते। उनके तेवर बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ा तूफान सर उठाने वाला है। पाशानी ग्रुप भी मगरबी पाकिस्तान से छुटकारा हासिल करने के लिए अवामी लीग के मुजाहरों में शरीक हो गया था। मैं सोचने लगा कि ढाका से चट्टागांग जाकर बहरी जहाज़ पकड़ लूं और कराची रवाना हो जाऊं। मैंने इस मकसद के लिए मज़ीद रकम बचानी शुरू कर दी, लेकिन बदकिस्मती से मार्च में हालात ने तबाहकुन सूरत इख्तियार कर ली। 1 मार्च को याह्या खान ने ऐलान कर दिया कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। उस वक्त तक मुफ्ती बावनी, तलबा और भारतीय फ़ौज के सिपाहियों ने बंगाली शहरियों के भेस में आबादियों में जगह जगह अपने खुफिया अड्डे और मोर्चे कैम कर दिए थे। याह्या हुकूमत के इस ऐलान के बाद कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा, ढाका शहर में लूट मार और आतिशज़नी की वारदातें शुरू हो गईं। गैर बंगालियों के घरों और दुकानों को लूट कर नजर आतिश किया जाने लगा। मशरक़ी पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में गैर बंगालियों पर जुल्म सतम के पहाड़ टूट पड़े। मोहम्मदपुर और मीरपुर सिर्फ इसीलिए अभी तक बचे हुए थे कि यहाँ आबादी की अक्सरियत गैर बंगाली थी। 2 मार्च को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके अगले रोज़ शेख मुजीबुर रहमान ने अदम तावन की तहरीक का ऐलान कर दिया। 2 घंटे के लिए कर्फ्यू खुला तो मैंने अयूब गेट के पार बड़े बाजार की तरफ जाकर देखा तो तमाम गैर बंगालियों की दुकानें और मकान नजर आतिश कर दिए गए थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। बंगाली भूखे भेड़ियों की तरह गुराते फिर रहे थे। गैर बंगाली भारी तादाद में हजूम दर हजूम एयरपोर्ट की तरफ भागे जा रहे थे। पाक फौज ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर दिया था। बंगाली पुलिस और फौजी रेजिमेंटें बगावत करके असला लेकर मुफ्ती बाहनी के साथ मिली थीं। भट्ट कारपेट हाउस का कारोबार भी ठप हो गया था। गैर मुल्की गाहक भी इधर का रुख करते हुए घबराते थे। मेरा लाहौर वापस जाने का प्रोग्राम भी खटाई में पड़ गया था। फिर भी भट्ट साहब ने मेरे लिए हवाई जहाज़ का टिकट हासिल करने के लिए कोशिश शुरू कर दी, मगर टिकटों की ब्लैक हो रही थी और मुसाफरों की एक भारी तादाद पहले से ही वेटिंग लिस्ट पर थी। भट्ट साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर तुम इत्मीनान से मगरबी पाकिस्तान चले जाना, मैं खुद तुम्हें टिकट खरीद कर दूंगा। मगर अब वक्त गुजर चुका था। गैर बंगालियों का कत्ले आम हो रहा था। बंगाली तलबा ने जब देखा कि मगरबी पाकिस्तान के लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं तो उन्होंने अयूब गेट के सामने वाली बड़ी सड़क पर बाकायदा चौकी बना ली और एयरपोर्ट की तरफ जाने वालों का सामान लूटने लगे। पहले ही रोज़ पंजाबियों को रोका गया तो उन्होंने अपना सामान चेक करवाने से इनकार कर दिया। एक बंगाली ने चाकू से एक पंजाबी की आंखें निकाल दी। दूसरा भागा तो उसे हजूम ने पकड़कर कत्ल कर दिया। राजशाही, चट्टागांग, बोगरा, रंगपुर, सलमट और दूसरे अहम शहरों से भी इसी किस्म की भयानक खबरें आ रही थीं। मुजीब ने ऐलान कर दिया कि कोई सरकारी मुलाजिम काम पर न जाए। उसी दिन से मगरबी पाकिस्तान की तरफ जहाज़ों की परवाज़ भी बंद हो गई। कर्फ्यू पर कर्फ्यू लगने लगे। हम मोहम्मदपुर में बंद होकर रह गए। कर्फ्यू खुलता तब भी शहर के किसी दूसरे इलाके में जाने की हिम्मत न पड़ती। हर तरफ लूट मार, आतिशज़नी, अगवा और कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म था। लाकानूनियत का ये आलम था कि मुश्तइल बंगालियों ने मगरबी पाकिस्तान के फौजियों पर हमले शुरू कर दिए थे, जबकि अफवाज अभी तक कमाल ज़ब्त व तहम्मुल से काम ले रही थी। दरअसल फ़ौज याह्या हुकूमत की तरफ देख रही थी कि शायद वो इस तबाही का कोई सियासी हल निकाले, मगर याह्या अपने ही हाल में मगन हालात की संगीनी से बेखबर पड़ा था। कोई मगरबी पाकिस्तानी बैंक से रुपया नहीं निकाल सकता था। उनका सरमाया मुंजमद कर दिया गया था। शेख मुजीब ने बांग्लादेश का परचम लहराकर मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग करके एक अलहदा बंगला मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया था।
चारों तरफ आग ही आग भड़क रही थी, नफरत की आग, बहमियत की आग और दरिंदगी की आग। मुझे बार बार ख्याल आता कि मैं यहाँ आकर किस मुसीबत में फंस गया हूँ। इससे तो बेहतर था कि मैं किसी न किसी तरह मशरकी पंजाब की जानिब से सरहद पार करने की कोशिश करता, जबकि मैं हज़ारों मील दूर वहशी दरिंदों के दरमियान एक पिंजरे में कैद होकर रह गया था। मोहम्मदपुर के गैर बंगाली अपनी जानें बचाने के लिए रात को पहरा देते। यहाँ बंगालियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए ये और मीरपुर की बस्ती अभी तक महफूज थी। एक दिन कर्फ्यू खुला तो मैं बंगाली लिबास पहनकर भट्ट साहब को बताए बगैर रक्शे में सवार हुआ और एयरपोर्ट पहुँच गया। क्योंकि मेरे पास कोई सामान नहीं था और लिबास बंगालियों ऐसा था, इसलिए चेक पोस्ट पर मुझे किसी ने ना पूछा। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया था, क्योंकि मेरा रंग गैर बंगाली होने की गमाजी कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचा तो 1947 ईस्वी के महाजरीन की जो तस्वीरें अखबारों में देखी थी वो याद आ गईं। पंजाबी, बिहारी और पठान कुंबे हजूम की शक्ल में वहां पड़े हुए थे और सारे इलाके को पाक फौज के जवानों ने अपने कब्जे में लेकर यहां मोर्चे बना रखे थे, जिसकी वजह से इन कुंबों की जानें बची हुई थीं। यहाँ से ढाका छावनी का इलाका शुरू होता था। सड़क पर एक रुकावट खड़ी थी, जो कार वगैरह छावनी में दाखिल होती उसकी तलाशी ली जाती और उसके बोनट पर से स्याह झंडा उतरवा लिया जाता। यहाँ मुझे पाक फौज के एक सूबेदार मेजर से बातें करने का मौका मिला। उसकी आंखें रंजो गम से सुर्ख हो रही थीं। कहने लगा, या खान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि उसका क्या अंजाम होगा। दफ्तन एक स्याह मूरस वहाँ आकर रुकी। उसमें एक बुजुर्ग की आगोश में एक दुबली पतली लड़की नीम जान पड़ी थी। मालूम हुआ कि उसे मुक्ति बाहिनी वालों के जंगल से छुड़ाकर लाया गया है। सूबेदार मेजर सर थाम कर एक खोखे पर बैठ गया। मैं वहाँ से मोहम्मदपुर के लिए रवाना हुआ तो मैं भी रक्षा लेते हुए घबरा रहा था, लेकिन मोहम्मदपुर पैदल जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अब तो फौज को भी शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। यूँ महसूस होने लगा जैसे मैंने मोहम्मदपुर से निकलकर सख्त हमाकत की हो। शाम के 5 बज रहे थे। रक्षा वाले बंगाली खड़े थे। मैंने मोहम्मदपुर का नाम लेने की बजाय एक बंगाली रक्षे वाले से कहा कि धान मंडी ले चलो। वो अपने साथियों की तरफ देखकर मुस्कुराया और उन्हें बंगाली ज़बान में कुछ कहा। मेरे दिल ने कहा कि इस रक्षे में ना बैठो, लेकिन उस वक्त तक रक्षा सड़क पर दौड़ने लगा था। रक्षा चौक के करीब पहुंचा तो वहां लोग पेट्रोल की बोतलें फेंककर एक मकान को आग लगा रहे थे। जाहिर है कि ये किसी गैर बंगाली का मकान था। रक्षाबान ने कहा, बाबू इधर गड़बड़ है, दूसरी सड़क पर से चलेगा। वो रक्षे को मोड़कर एक बगली सड़क पर आ गया। मैं उसे भला कैसे मना करता। चौक में बंगाली गुंडे आग और खून का खेल खेल रहे थे। उस तरफ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था। अगरचे मेरा लिबास बंगालियों जैसा था, मगर शक्ल सूरत और वज़ाकता से मैं साफ पंजाबी लगता था। फिर मुझे बंगाली भी नहीं आती थी, चुनांचे मैंने रक्षे वाले को कुछ भी न कहा, लेकिन दिल में डर गया कि ये रक्षे वाला भी बंगाली है और उसने अपने साथियों से कोई बात भी की थी। कमबख्त कहीं मुक्ति बाहिनी गिरोह के हवाले न कर दे। रक्षा 2-3 जैली सड़कों से गुजरकर एक ऐसी सड़क पर आ गया जो इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। यहाँ एक तरफ पानी की बहुत बड़ी टंकी थी। मैंने रक्षा वाले से पूछा वो किस तरफ आ गया है। उसने टूटी फूटी उर्दू में कहा, बाबू इधर खतरा है, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हें घर पहुंचा देगा। बंगाली नौजवानों की एक टोली फुटपाथ पर लाठियां उठाए खड़ी थी। मेरा रक्षा उनके करीब से गुजरा तो उन्होंने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। मैं रक्षे में सिमटकर बैठा रहा। रक्षा उनसे थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक धमाका हुआ और रक्षा उछल पड़ा। मेरे पीछे बारूद का धुआं ही धुआं फैल गया था। रक्षा ड्राइवर ने रक्षे को गिरते गिरते संभाल लिया और चीख कर बोला, बाबू बम मारा है, और उसके साथ उसने रक्षे को सारा जोर लगाकर चलाना शुरू कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दुश्मन के मोर्चों में घुसकर उनकी बड़ी बड़ी तोपें बमों से उड़ा दी थीं, मगर इतनी घबराहट उस वक्त भी नहीं हुई थी। एक अजीब सूरत हाल थी। मौत मुझसे आंख मचोली खेल रही थी। बंगाली रक्षा ड्राइवर रक्षे को तूफानी रफ्तार से चलाते हुए खुदा जाने किधर किधर घुमाता हुआ कहाँ का कहाँ जा निकला था। ऊपर से शाम हो रही थी। मुझे फिक्र लाक हो गई कि खुदा जाने जिंदा मोहम्मदपुर पहुँच भी सकूँगा या नहीं। मैंने रक्षा वाले से कहा कि वो मुझे कहाँ ले आया है। हम एक ऐसी छोटी सी नीम पुख्ता सड़क पर खड़े थे जिसके एक जानिब गंदा नाला था तो दूसरी तरफ पुरानी वजह के मकान बने हुए थे।
ये सारी बंगला आबादी थी। रक्षा वाले ने कहा, बाबू मैं मुसलमान हूँ, जानता हूँ तुम भी मुसलमान हो और पंजाबी हो, तुम कालीन वालों के यहाँ काम करते हो। मेरे बदन में खौफ की लहर सी दौड़ गई। खुदा जाने ये बंगाली रक्षा ड्राइवर घेर कर मुझे किसी दुश्मन इलाके में ले आया है, लेकिन उसकी बातों से मुझे कुछ हौसला हो गया था। उसने रक्षा आगे बढ़ाया। हम गंदे नाले के साथ साथ जा रहे थे। आगे पुल आ गया। अभी हमारा रक्षा पुल से कुछ फासले पर था कि पुल पर धमाका हुआ। बंगाली रक्षा वाले ने रक्षा रोक लिया और नीचे उतर आया। पुल पर मैंने आदमियों को एक हजूम देखा जो एक औरत और एक आदमी को पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। मेरे देखते ही देखते उन्होंने दोनों की गर्दनें काटकर लाशें गंदे नाले में फेंक दी। रक्षा ड्राइवर ने तेजी से रक्षे को पीछे मोड़ा और जल्दी जल्दी पाँव मारता हुआ उस कच्ची सड़क पर आ गया जहां पुरानी तर्ज के मकान थे और बंगाली बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, बाबू ये मुक्ति बाहिनी वाले हैं। साइकिल रक्षा नीम पुख्ता सड़क पर हिचकोले खाता तेजी से मकानों की कतार के पीछे मुड़ गया। फिर एक पोशीदा बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गया। रक्षा ड्राइवर ने मुझे उतरने को कहा। मैं उसके रहम करम पर था, उसकी बात मानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो मुझे मुक्ति बाहिनी वालों का साथी लगने लगा था। मैंने उसे उर्दू में सिर्फ इतना पूछा कि वो मुझे कहाँ ले आया है। बंगाली रक्षा ड्राइवर ने कोई जवाब ना दिया। आपने पीछे आने का इशारा किया। अहाते में एक तारीख जीना ऊपर जाता था। बाबू अभी बाहर खतरा है, ऊपर आ जाओ। मेरे लिए तो ऊपर भी खतरा था, लेकिन धड़कते हुए दिल के साथ जीना चढ़ने लगा। एक दिल्ली सी सफ़ेद साड़ी पोश औरत मुझे देखते ही एक तरफ हटकर अपने हाथ साड़ी के पदू से पूंछने लगी। वो बर्तन धो रही थी। बंगाली रक्षा ड्राइवर ने उसे बंगला ज़बान में जल्दी जल्दी कुछ कहा और फिर मुझे कमरा में ले जाकर तख्त पर बिठा दिया। वो खुद खिड़की में से नीचे झांकने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी और साड़ी पोश औरत को आवाज़ दी जो उसकी बीवी थी। वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मेरा नाम लाल मियाँ है, ये मेरी बीवी जुलेखा यानी जुलेखा है। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना ख़तरनाक है। तुम रात यहाँ रहो, सुबह सुबह तुम्हें मोहम्मदपुर छोड़ आऊँगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा उसका घर भी मेरे लिए महफूज नहीं है। मुक्ति बाहिनी वाले यहाँ भी आ सकते हैं। वो बोला, हम तुम्हें छुपा देंगे, तुम फिक्र न करो, मैं जाकर पहरा दूंगा। एक नई मुसीबत पैदा हो गई थी। मैं इस वक्त को कोसने लगा जब घर से एयरपोर्ट के लिए निकला था। मुझे हालात की संगीनी का एहसास था। थोड़ी देर कबल मैं अपनी आंखों से एक गैर बंगाली औरत और मर्द को कत्ल होते देख चुका था। ये कत्ल आम पूरे मशरकी पाकिस्तान में जारी था। रात के अंधेरे ने बाहर नीम पुख्ता सड़क को अपनी लपेट में ले लिया था। कहीं कहीं खंबे पर कोई मदम सी बत्ती जल रही थी। लाल मियाँ ने मुझे दाल भात खिलाया। मुझे नादिर भट्ट साहब का ख्याल आने लगा। वो यकीनन मेरे बारे में परेशान होंगे और जब रात को उनके पास नहीं पहुंचूंगा तो वो यही समझेंगे कि मेरे साथ कोई भयानक हादसा हो गया। लाल मियाँ बाहर दालान में चूल्हे के पास बैठा अपनी बीवी से चाय बनवा रहा था कि अचानक नीचे शोर हुआ। लाल मियाँ लपक कर मेरे कमरे में आया। उसने खिड़की खोलकर नीचे देखा। किसी ने नीचे से आवाज़ दी। लाल मियाँ ने ऊपर से जवाब दिया। बातें बंगला ज़बान में हो रही थीं जो मेरी समझ से बाहर थीं। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और बोला, वो मोहल्ले के आदमी हैं। वो इलाके में गैर बंगालियों को कत्ल करना और उनके मकान लूटने के लिए मुझे साथ ले जाने आए हैं। तुम घबराना नहीं बाबू, मेरी जुलेखा पहरा देगी, इधर कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया। शायद वो गुंडों को हर मुमकिन जल्दी अपने मकान से आगे ले जाना चाहता था। मैं कमरे में खामोश बैठा रहा। जुलेखा ने मुझे चाय ला कर दी और टूटी फूटी उर्दू में मुझे हौसला दिया और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।